तो स्वागत है दोस्तों आपका एस लर्निंग क्लासेस में। तो दोस्तों देख लीजिए, ऑफिशियल गाइडलाइन जारी हो गई है। टेंटेटिव काउंसलिंग गाइडलाइन, आपकी गाइडलाइन जारी हो गई। क्या होगी, क्या प्रोसीजर होगी, कैसे कैसे आपके एडमिशन होंगे, ये सारी गाइडलाइन जारी होगी। इसके पहले दोस्तों मैंने तुरंत एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने पूरा फीस स्ट्रक्चर बताया, कितना आपको फ़ीस जमा करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो बढ़ते हैं, इसमें हम गाइडलाइन को पढ़ते हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर होगा अपना एडमिशन का। ये बिल्कुल ऑफिशियल है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग मतलब कि राउंड वन वालों के लिए क्या प्रोसीजर है। तो ये देखिए राउंड वन वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा है, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन होगा आपका। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरणों में विभाजित किया जाएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग लेंगे। ठीक है, आपका जो स्टेट रैंक है उसके हिसाब से ये फर्स्ट राउंड आपकी होगी। विस्तृत वाराणसी कार्यक्रम काउंसलिंग से पहले घोषित किया जाएगा। ठीक है, पहले ही मतलब घोषित कर दिया जाएगा कि राउंड 1 में कितने रैंक तक आएंगे लोग। 1 से 50,000 तक जनरली आते हैं, और उतने लोग 1 से 50,000 जो रैंक में आए हैं वो आपके लगभग इसमें फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करा पाएंगे। ठीक है, वो स्टेट रैंक जब घोषित किया जाएगा कितने से कितने रैंक वाले कौन कौन से भाग में आएंगे, मतलब राउंड 1 में कौन आएगा, राउंड 2 में कौन आएगा, राउंड 3 में कौन आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से ये होगा। तो देख लीजिए स्ट्रक्चर, अगर आप पहले राउंड में आते हैं तो क्या आपका होगा। अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। तो पहले तो अपनी जो साइट है उसे आप लॉगिन करेंगे, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट से यूपी बीएड की। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वे वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त करें। तो वहाँ पे लिंक दिया गया होगा अपने पासवर्ड को दोबारा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान। इसके बाद आपको पैसे भुगतान करने होंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। देखिए कितने आपको भुगतान करने होंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी को ₹5750 मतलब 5,750 रुपये आपको देने होंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करते हैं तो, जिसमें से काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपये होंगे और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में 5,000 होंगे। मतलब एडवांस कॉलेज फीस आपके 5,000 उसमें जमा हो जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम का प्रक्रिया है। भुगतान केवल ऑनलाइन मोड होगा, मतलब ऑनलाइन मोड होगा, इसमें डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाने की ज़रूरत है, ऑनलाइन आप करेंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होता है, अगर आपको सीट आवंटित नहीं होता है, अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो कॉलेज फ़ीस 5,000 आपके वापस हो जाएंगे। ठीक है, आपके खाते में। लेकिन ये जो 750 था वो आपके नुकसान हो जाएंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो 750 आपके नुकसान हो जाएंगे। अगर आप राउंड 2 में जाते हैं तो फिर से 750 लगेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तो उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 वापस नहीं की जाएगी। मतलब अगर आपको कॉलेज आवंटित हो गई है लेकिन आप इसकी पुष्टि मतलब कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं, आगे की जो फीस उसे जमा नहीं करते हैं समय जो दिया जाएगा गाइडलाइन के हिसाब से, तो ये आपके 5,000 रुपये वापस नहीं की जाएगी, ये नुकसान हो जाएंगे। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। अगर देखिए आपको सीट आवंटित की गई है और आप इसकी पुष्टि करते हैं तो आप जाएंगे, जो कॉलेज की फ़ीस आपकी लगती है, मान लीजिए 10,000 आपकी कॉलेज की फ़ीस लगती है, तो 5,000 आपने एडवांस कॉलेज फ़ीस जमा कर दिया तो बस 5,000 आपके जमा करने होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलेज पूरी फ़ीस ले लेती है, ये 5,000 जो आपने जमा किया उसे बाद में वापस करती है। ठीक है दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है। ठीक है, यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आपकी वापस कर दी जाएगी। मतलब एडवांस कॉलेज फ़ीस आपने जो दिया है वह कॉलेज की फ़ीस से ज़्यादा है तो जो बचा हुआ फ़ीस आपको वापस कर दिया जाएगा। काउंसिल शुल्क 750 नॉन रिफंडेबल है, ये 750 रुपये वापस नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए आपका हो गया स्टेप 1 हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 पे, आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो स्टेप 2 में आपको चॉइस फिलिंग करना है, विकल्प भरना है। मतलब आपको अपने कॉलेज को चूज करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपके रैंक हिसाब से आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, तो आगे देखिए,
जो केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे, मतलब जो रजिस्ट्रेशन किया है वही चॉइस फिलिंग वाला स्टेप पे आ सकता है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप इसके पहले नहीं किए रहेंगे तो। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा, ठीक है। क्या क्या चीज़? बिफोर चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग। देखिए आगे ये आपको वेरीफाई करना होगा, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हेतु, ठीक है, संस्कृत बीएड विद्यालय में अगर आपको जाना है, यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ चयन करना है, ठीक है। अगर आपको संस्कृत विद्यालय में जाना है और आपके तीनों वर्षों में जो ग्रेजुएशन किया तो उसमें अगर संस्कृत था आपको तो हाँ चयन करना होगा, ठीक है। हाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यस पे सेलेक्ट करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र से भरे लिंक को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प, डिफ़ॉल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र से भरा था, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से गाइडलाइन को सुनते जाइए। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी को अपने पसंद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे, ठीक है। अब आपको जो कॉलेज पसंद है वो आप पहले तो आप किसी कागज़ पे अभी बैठ के नोट कर लीजिए कि कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज में आपको मिल जाए तो आप एडमिशन करा लेंगे। तो लाइन से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पहले नंबर मुझे ये मिल जाए तो ठीक है, ये नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, ऐसे आप 7, 8, 10, 15 कॉलेज चूज कर लीजिए। उसके बाद उसी हिसाब से इस स्टेप में चॉइस फिलिंग के स्टेप में आप भरिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जितने चाहें आप उतने विकल्प, मन करे तो ऑल भर देंगे, मतलब कहीं भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कॉलेज आपको ऑल भरेंगे तो कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। तो अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो फिर भी आपके 5,000 जो लगे हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 5,000 जो जमा हुए हैं आप जाएँ चाहे ना जाएँ वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें, मतलब आपको ऐसा ना हो कि कॉलेज न अलाउट हो, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो आपके लिए, जितना सूटेबल हो उतना ज़्यादा आप चॉइस फिलिंग में कॉलेज सेलेक्ट करें। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जब तक अंतिम आपने फाइनली सबमिशन नहीं किया है, फाइनली आपने कॉलेज फिलिंग के ऑप्शन को सबमिशन नहीं किया है, तब तक आप अपने प्रेफरेंस को अपने हिसाब से देख सकते हैं और बदल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, विकल्प कई सत्रों से भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना है, मतलब लॉग आउट करने के पहले अपने अपने विकल्प को सेव करते जाएंगे। जो डाटा सेव नहीं किया गया है वह खो जाएगा। जिसे आप मतलब एक कॉलेज फिल किया, आपने सेव नहीं किया, दूसरे पे किया तो पहला वाला डिलीट हो जाएगा। तो आपको सेलेक्ट करके सेव करना है, सेलेक्ट करके सेव करना है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम हैं और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है। एक बार आपने जो भर दिया चॉइस फिलिंग में भर दिया ऑप्शन, वो आपके लॉक हो जाएंगे, उसे बदला फिर नहीं जा सकता है। तो बहुत ध्यान से भरना है। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थी को वरीयता की आवश्यक क्रम से अधिक कॉलेज में विकल्प भरना होगा, ठीक है। तो मतलब जितना आप हो सके उतना आप मैक्सिमम कॉलेज आप भर दीजिएगा, लेकिन वो भरिएगा जिसमें आप जा सकें। ऐसा ना हो कि आपका हो भी जाए तो उसमें ना जा सकें, तो वो 5,000 नुकसान हो जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सारे विकल्प भर दिया है लेकिन क्या लिखा है, अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया, मतलब जो डेट दिया जाएगा कि इस दिन तक आप लॉक कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है और आपने सारे फिल कर दिए तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए स्टेप 3, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद कॉलेज फिलिंग हो गई, इसके बाद स्टेप 3 आपका आता है कॉलेज अलॉटमेंट। तो अब क्या प्रोसीजर होगा ये देखिए। कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेज के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलेज राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त एवं सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा।
ठीक है। जो स्टेट आरक्षण दे रहा है, स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी, वो एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज में ही बस अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, प्राइवेट में नहीं होगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, EWS रिजर्वेशन, ठीक है, सहायता प्राप्त सरकारी और स्वीत पोषित महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा, ठीक है। EWS रिजर्वेशन टू बी फॉलोड इन एडेड कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में, मतलब कि आपके EWS आपके सरकारी में भी लगेंगे और प्राइवेट में भी लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 ये आपकी हो गई, स्टेप 3 भी ख़त्म हुई। स्टेप 4 पे आइए। स्टेप 4 भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है, ठीक है, जिस विद्यार्थी को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है, उन्हें JEE B.Ed 2021 की वेबसाइट के माध्यम से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आपका अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होगा, कन्फर्मेशन लेटर, ठीक है। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है, ठीक है, कह रहा हूँ कि यदि आपकी कॉलेज फीस जिसमें आपको अलॉटमेंट हुआ है वह आपके जो एडवांस फीस आपने जमा किया था 5,000 उससे अधिक है, तो बचे हुए आपको जमा करने होंगे। तो अभ्यर्थियों को अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के 3 दिनों के भीतर शेष राशि, मतलब 3 दिन के भीतर आपको जो बचे हुए पैसे हैं जो कॉलेज में फीस हैं वो आपको जमा करने होंगे। आगे देखिए, यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है, यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो आपके जो बचे हुए पैसे हैं वो आपके जो खाता देंगे उसमें आपके वापस कर दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा EWS अभ्यर्थियों को कॉलेज शुल्क की राशि अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान करना होगा, ठीक है, शेष राशि का भुगतान करना होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये हुई पूरी गाइडलाइन। और इसके बाद देखिए स्टेप 5 भी है। ये स्टेप 5 आपकी रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज, मतलब आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा 5वें स्टेप में। तो अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेज की रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके साथ आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। कॉलेज आपका सत्यापन करेगा जो भी डॉक्यूमेंट देंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस एक बार मैंने पहले भी बता रखा है। यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थ निरस्त कर दिया जाए, मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी होते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं देख लीजिए, यहाँ भी बताया गया है। अभ्यर्थी को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों को मूल एवं स्वप्रमाणित पत्र प्रति ले जाने की आवश्यकता है, मतलब कि फ़ोटोकॉपी करेंगे जिस पे अपने साइन किए रहेंगे आप डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब ओरिजिनल के साथ आपको फ़ोटोकॉपी भी करानी है। लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट से अंतिम आवंटन सब पुष्टि पत्र, मतलब जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया है उसका आपको प्रिंट आउट ले आना है। अभ्यर्थी के JEE B.Ed 2021 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड, जब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था एडमिशन के लिए तो वो उसका आपको एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट आया था वो उसको लेके आना है। जन्म तिथि का प्रमाण, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको 10th का रिजल्ट लेके आना है। आरंभ से अर्हता परीक्षा तक सभी अंक प्राप्त करने होंगे। ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपके 10th के 12th के ग्रेजुएशन के सारे आपको सर्टिफिकेट लेके आने हैं। कैटेगरी, ठीक है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि सब कैटेगरी, निर्धारित प्रारूप से मूल रूप, श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र, अगर आपने NCC NSS किसी प्रकार का वेटेज लगाया तो उसको भी लेके जाना है। OBC सर्टिफिकेट जो भी है, AWS सर्टिफिकेट, ये सारे लेके जाने हैं। उसके बाद ओरिजिनल फ़ोटो ID इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जिसमें ये फ़ोटो लगे हैं ID में वो आपको लेके जाने हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक, कैंडिडेट को लेके जाना है। कॉपीज ऑफ ऑल फीस रिसिप्ट, जितना भी आपने फ़ीस जमा किया है वो सारे फीस आपको, काउंसलिंग फ़ीस का फ़ीस रिसिप्ट, उसके बाद जो कॉलेज कुछ फ़ीस जमा करेंगे उसकी फ़ीस रिसिप्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरी प्रक्रिया कैसे कैसे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इसके बाद
कहिएगा तो मैं और भी बना दूंगा। जैसे कि राउंड 2 में राउंड 2 की प्रक्रिया क्या होगी। एक तो राउंड 2, ये तो राउंड 1 था, जितने भी प्रक्रिया बताया मैंने। राउंड 2 की क्या होगी, जिसे पूल काउंसलिंग कहते हैं। फिर राउंड 3, राउंड 4 डायरेक्ट एडमिशन की क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इसी तरह आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहूँ। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़े आते हैं तो आप एडमिशन कराने के बाद भी जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय, टेक केयर।